My dear students, how are you? Fine. In last few lectures, you tried to understand the different aspects of writing skill. In the previous lecture, you understood how to write the notice. I made you understand how to write the notice in different ways, and till now you have completed 3 notices. The first notice was taught when I had started teaching you taking your online class, and in the last lecture you studied 2 more notices. Today we are going to understand the second and the third report, and these 2 reports are going to be very important. When you read the report, you will realize yourself that how much important these 2 reports are. So dear students, I hope that you will be very attentive. You will be very careful when I start making you understand these 2 reports. Your valuable cooperation, your valuable suggestions, not only suggestion and cooperation but complaints as well, all are welcomed. You know it very well. So all the students have to make sure that you inform me through your comment that what are the things which we have to look into, what are the things which I should do to make you a better student, what are the things which can make our class more efficient and understandable. So please share your comment, tell me your problems, tell me all those things which are in your mind. Do not hide. Hiding becomes the sin. मेरे प्रिय छात्रों, आपने पीछे के क्लासेस में राइटिंग स्किल के अलग अलग विधाओं को, अलग अलग कलाओं को सीखा कि कैसे नोटिस लिखनी है, कैसे रिपोर्ट लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे आर्टिकल लिखनी है। वैसे छात्र जिन्होंने इन सारे क्लासेस को मिस किया है, सारे छात्रों से आग्रह है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे आपको पीछे के क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा। ओएसिस क्लासेस के नाम से जो अपना चैनल है, लिंक व्हाट्सएप पर दिया हुआ है। अपने मित्रों की मदद से भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो आसानी से। एक आध और बातें हैं जो आपसे हमको शेयर करना है। पहले भी मैंने कहा, आज एक बार फिर से कह रहा हूं। वो बात ये है कि आप में से कई छात्रों की ये शिकायत रहती है कि सर, हम लोगों को मालूम है कि हमारा नोट्स हिंदी में रहता है, हिंदी टू इंग्लिश होती है, तो अभी तो बोर्ड के थ्रू हम लोग केवल इंग्लिश ही फॉलो कर पा रहे हैं। हिंदी होती तो ज्यादा बेहतर होता उन सब चीजों को समझना। तो मैं वैसे छात्रों को जिनके मन में ये दुविधाएं हैं बता देना चाहता हूं कि आपको हिंदी का जो नोट्स है वो भी बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के थ्रू। व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाइए और पीडीएफ के थ्रू एक आध सप्ताह के अंदर ही वो डाल दिया जाएगा। एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा बन रहा था कि लगा कि शायद लॉकडाउन से हमें मुक्ति मिलेगी और हम लोग पुनः पूर्ववत अपनी क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली निकट भविष्य में तुरंत ऐसा होने वाला लग नहीं रहा। इसलिए हम सारे लोगों की ये मजबूरी हो गई है कि अब आप लोगों को नोट्स भी देखिए, मैं बार बार कहता हूँ नोट्स में कोई अलग चीज नहीं, जो यहाँ इंग्लिश है वही हिंदी में नोट्स में है। हाँ, आपकी सुविधा के लिए वो सारी चीजें अगर हिंदी में भी हो जाए तो आपको कभी भी समझना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन कहा जाता है कि जिन चीजों में कुछ निगेटिव है उसमें कुछ पॉजिटिव भी है। ये ऑनलाइन क्लास में निगेटिविटी है, ये मैं भी मानता हूं। ये ज्यादा कॉन्वेनियंट नहीं है, ये ज्यादा सिंपल नहीं है, मजेदार भी नहीं है, दिक्कतें हैं इसमें, लेकिन एक सुविधा भी है। और वो सुविधा शायद आपने गौर भी किया होगा कि आपके पास क्लास की वीडियो रहती है। आप जब चाहो उस वीडियो को चालू करो और चालू करके उस क्लास को एक बार फिर से रिवाइंड कर लो। और मैं आपको भी याद होगा, आपको भी ये लगता होगा कि सर एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, लेकिन दोहराना पड़ता है। और दोहराने की वजह है कि जिस क्लास में मैंने ये बातें कही थी, हो सकता है आप में से कुछ आपके मित्र छूट गए हों, तो इसलिए उस बात को हमको दोहराना पड़ रहा है। तो बात मैंने क्या कहा था कि आप इंग्लिश को उतना दुरूह, उतना मुश्किल, उतना कठिन नहीं बनाइए जितनी केमिस्ट्री है, जितना फिजिक्स है या थोड़ा बहुत मैथ्स है। इंग्लिश को मजेदार रहने दीजिए, वो इंटरेस्टिंग है। बेमतलब का चारों तरफ से दिमाग में एक हवा खड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको। बाप रे बाप, इंग्लिश भी बचाए, क्या बचाए भैया। अगर मुझे समझ में आ जाए, मेरे में ये क्षमता हो कि धीरे 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 5-7 लाइन 8 लाइन लिखे, 10 लाइन लिखे, तो फिर क्या बच जाता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश को लेके ज्यादा पजल्ड होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को बार बार सुनते रहिए, देखते रहिए, सर क्या समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, दैट्स है ना। थोड़ा लिखिए कॉपी में, कभी हुआ मन हुआ, अच्छा तीसरा रिपोर्ट लिखते हैं, अच्छा दूसरी आर्टिकल लिख लेते हैं, बस इतना काफी है। उसको बहुत ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं। ये तम झम ऐसा करेंगे, वो कर देंगे, ऐसा, ये सब जो है ना, ये सब आपके दिमाग को पजल्ड कर देता है। बाप रे, हम तो वाकई बहुत कुछ अनोखा पढ़ने वाले हैं जो कि औरों को नहीं मालूम, या शायद हमको नहीं अभी तक मालूम है, और नहीं मालूम रहेगा तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, विश्वास मानिए। इसको उतना पजलिंग मत बनाइए। वेरी स्मूथ, वेरी सिंपल। तो चलिए, मैंने याद होगा आपको पहली क्लास में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या रिपोर्ट, तो हमने एक बात आपको समझाई थी। रिपोर्ट के फॉर्मेट को समझाया था कि कैसे रिपोर्ट लिखा जाता है। तो अभी हम लोग दो चीजों को समझे कि रिपोर्ट है क्या, और अगर क्या समझ में आ गया तो रिपोर्ट लिखेंगे कैसे, उसकी फॉर्मेट क्या होगी। तो रिपोर्ट क्या है, एक घटना का ब्यौरा है। किसी इवेंट पर रिपोर्ट लिखा जाता है या किसी इंसिडेंट पर रिपोर्ट लिखा जाता है, यानी किसी घटना पर रिपोर्ट लिखी जाती है या कोई कार्यक्रम वगैरह, उन सब चीजों पर आपको रिपोर्ट लिखना है। जैसे कि आज हम लोग लिखने वाले सेमिनार वगैरह पर, तो वो कार्यक्रम है। मान लेते हैं आपको कह दिया गया कि एक रिपोर्ट लिखो, हाल फिलहाल में तुमने एक भयानक सड़क दुर्घटना देखी, उस पर एक रिपोर्ट लिखो। तो ये घटना थी, दुर्घटना थी। हाँ, तो इवेंट या प्रोग्राम पर अगर आप लिख रहे हो तो वो चीजें हो चुकी होती हैं, तब तो दूसरे दिन वो छपती है अखबार में। अखबार में जो छपते वही तो रिपोर्ट है, वही सारी चीजें तो है। तो चूंकि वो चीज हो चुकी होती है, यानी वो कब की बात होती है, पास्ट की, इसलिए रिपोर्ट की जो लैंग्वेज भी होती है मूलतः वो पास्ट में रहती है। मूलतः वो उसके सारे 99 नहीं कह सकते, 90-95% वाक्य जो है वो पास्ट टेंस में, क्योंकि आप उस घटना का ब्यौरा दे रहे हो जो घटना घट चुकी होती है। तो एक चीज तो हमें ये मालूम हुआ कि हमें बीते हुए समय के बारे में लिखना है, बीते हुए समय में जो घटना घटित हुई उसके बारे में लिखना है। अब सवाल है लिखना कैसे है। ये तो मालूम हो गया लिखना है, लेकिन लिखना कैसे है। तो दिमाग में 3 चीजों को आप डाल लो।
और 3 को ही डेवलप करना है अपने राइटिंग में। वो 3 क्या है? तो सबसे पहले 2-3 लाइन आपको इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है। सपोज करो कि आज का रिपोर्ट है कि कोरोना में जो क्वारंटीन सेंटर खुला है उसमें वहां आप जाकर के आपने देखा कि लोगों की स्थिति कैसी है, उस पर आप रिपोर्ट लिख रहे हो। तो इंट्रोडक्शन यानी परिचय आप दे रहे हो कि कोरोना का क्या प्रभाव अपने झारखंड पर है, लोगों का क्या असर है, कैसा माहौल है। 2-4 लाइन बना, देखिए कैसे लाइन बन जाएगा अपने आप। फिर कंटेंट पर आते हैं, यानी जो मूल बात है उस पर। इंट्रोडक्शन के बाद कंटेंट, यानी जो मूल बात है कि आपने वाकई सेंटर को जाके देखा, सेंटर में क्या क्या चीजें आपने देखी। इमेजिनेशन, इट इज ओनली द पार्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, इट इज द लिटमस टेस्ट ऑफ योर इमेजिनिंग पावर। You are neither Aman nor Amit. You are neither the part of any newspaper. You are neither the special correspondent of any newspaper. But the question is, you are this, you are that. Means you have to imagine. कि क्वेश्चन में ये आ गया कि आपका नाम ये है, आपका नाम वो है, इसका मतलब आप वो हो नहीं, आपको कल्पना करना। यानी सारी चीजें किस पर होगी? कल्पना पर। तो इसका जो कंटेंट होगा या जो चीजें होंगी वो भी क्या होगी? कल्पना पर ही आधारित होगी। तो आपको यहाँ पर बीच की जो बातें लिखनी है, एकदम फैक्ट, जो जो चीजें वहां रिपोर्ट में आपको लिखना था वो। लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष जिसको, इसमें आप अपनी सजेशन दे सकते हो, हाँ कि ये होना चाहिए था, ये बेहतर होता, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें तो हुआ कि कैसे रिपोर्ट लिखना है। लेकिन और एक बात जाननी है, शुरुआत कैसे करना है, एकदम कैसे। तो जैसे देखिए यहाँ पर एट द टॉप यू हैव टू राइट ए हेडिंग। एकदम ऊपर में आपको एक हेडिंग लिखना है। और एक चीज याद रखना, हेडिंग का जितना वर्ड होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होगा। जैसे आप यहाँ देखो द का टी क्या किया? कैपिटल। प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग का पी क्या किया? कैपिटल। कंडीशन, कंडीशन का सी क्या किया? कैपिटल। यानी उसका पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। एक तो हेडिंग लिखा, आपको उसको अंडरलाइन कर देना है। उसके नीचे बाय उस आदमी का नाम लिखिए जो रिपोर्ट लिख रहा है, यानी जो क्वेश्चन में जिसका नाम दिया हो। अगर नाम नहीं है तो XYZ लिख दीजिए या ABC लिख दीजिए, ऐसे करके। उसके बाद इन द लेफ्ट साइड, बाय साइड, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट प्लेस वेयर दैट इंसिडेंट हैपेंड। आपको बाएं साइड उस जगह का नाम लिखना है जहां पर वो घटना घटी, वो कार्यक्रम हुआ। एंड बाय पुटिंग कॉमा यू हैव टू पुट द डेट। जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हो उस दिन का डेट दे दीजिए, क्योंकि वो घटना देख दिन। सपोज करो कि अगर 19 तारीख की बात आप कर रहे हो, वो घटना कब हुई है? 18 तारीख को। लेकिन रिपोर्ट आप 19 को लिख रहे हो तो 19 दोगे, ये हुआ। उसके बाद आप लिखना शुरू कर दो रिपोर्ट को। तो चलिए आज के रिपोर्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे क्या है रिपोर्ट में। क्वेश्चन है, यू आर अमन कुमार सिन्हा, द स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपका नाम अमन कुमार सिन्हा है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के विशेष संवाददाता हैं। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पेशल मतलब सबको मालूम है विशेष होता है, और कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब संवाददाता, यानी रिपोर्टर है आप। रिसेंटली यू विजिटेड ए क्वारंटीन सेंटर इन रांची। हाल फिलहाल में, रिसेंटली को हिंदी में हम लोग कहते हैं हाल फिलहाल में, इधर इधर। रिसेंटली यू विजिटेड अ क्वारंटीन सेंटर, कि हाल फिलहाल में आपने एक क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया है रांची में। जैसे हर भारतीय को मालूम है सचिन कौन है, जैसे हर भारतीय को मालूम है धोनी कौन है, जैसे हर भारतीय को मालूम है अमिताभ कौन है, उसी तरह हर भारतीय को मालूम है ये वर्ड कौन सा? क्वारंटीन। अभी के समय में, क्योंकि हम लोग दिमागी तौर पर इस कोरोना महामारी से इतना प्रभावित हो गए, उसका एक एक वर्ड हमें मालूम है। तो आपको मैं बता दूं, क्वारंटीन सेंटर, क्वारंटीन मतलब होता है एक ऐसा जगह
जहां पर कि संक्रामक रोगों से प्रभावित लोगों को क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसको हिंदी में ये कहा जाता है क्वारंटीन। मतलब एक ऐसा अलग थलग पड़ा हुआ स्थान जो आम आबादी से अलग हो, और वहां पर वैसे लोगों को ही रखा जाता है जो संक्रामक रोगों से या तो पीड़ित हो या उनके पीड़ित होने की आशंका हो। क्वारंटीन। तो आपने हाल फिलहाल में ऐसे क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया है और आपको रिपोर्ट लिखना है कि क्या देखा आपने। तो देखते हैं कैसे। तो जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, हेडिंग देना है द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ ए क्वारंटीन सेंटर इन रांची। प्रिवेलिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं मौजूदा, वर्तमान। तो जो एक क्वारंटीन सेंटर रांची में है उसकी जो वर्तमान स्थिति है उस पर ये रिपोर्ट है बाय अमन कुमार सिन्हा। हाँ, ये तो आपने सुना ही कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, अमन कुमार सिन्हा के द्वारा। लेफ्ट साइड में आपको देना है रांची 19 अगस्त 2020, तो इसी साल का है। तो अब हम लोग आते हैं, समझते हैं क्या है रिपोर्ट में लिखा हुआ। रांची हैज बिकम द कोरोना हब ऑफ झारखंड। नीचे में मैंने हेल्प के लिए वर्ड डाले हैं, आप देख लोगे। रांची हैज बिकम, रांची हो गया है द कोरोना हब ऑफ झारखंड। रांची झारखंड का कोरोना केंद्र हो गया, यानी कि समूचे झारखंड में सबसे ज्यादा संख्या अगर कोरोना प्रभावित लोगों की है तो रांची में है। ऑल्दो दिस इन्फेक्शियस डिजीज हैज क्लच्ड, यहां तक समझते हैं। ऑल्दो को हिंदी में हम लोग यद्यपि कहते हैं। दिस इन्फेक्शियस डिजीज, इस संक्रामक बीमारी ने हैज क्लच्ड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ झारखंड। यद्यपि इस संक्रामक बीमारी ने लगभग झारखंड के हर हिस्से को दबोच लिया। क्लच मतलब होता है जकड़ लेना, दबोच लेना। इसने समूचे हिस्से को जकड़ लिया है, दबोच लिया है। बट रांची इज द मोस्ट अफेक्टेड ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित झारखंड में कोई जगह है तो वो क्या है, रांची है। मेनी माइग्रेंट लेबरर्स, माइग्रेंट को कहते हैं विस्थापित, शायद विस्थापित भी कई एक को दिक्कत हो समझने में। विस्थापित मतलब जो अपने स्थान से भगा दिया गया हो, हटा दिया गया या खुद से भी हट गया हो, वैसे लोग जो दूसरी जगह से आकर के दिल्ली से, बैंगलोर से, चेन्नई से, पुणे से, सूरत से, इन अलग अलग इलाकों में पहले काम करते थे, वहां से आकर के झारखंड वापस अपने घर आए हैं। तो मैनी माइग्रेंट लेबरर्स, बहुत सारे विस्थापित मजदूर who have returned from different parts of the country, जो लोग लौटे हैं वो लोग कहां से लौटे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, माने राज्य के अलग अलग हिस्सों से लौटे हैं। have made the situation worse, बैड को हिंदी में हम लोग बुरा कहते हैं, उसका कॉम्पैरेटिव डिग्री होती है वर्स, और बुरा। तो जो वैसे विस्थापित मजदूर हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से लौटे हैं, उन लोगों ने स्थिति को और मे हैव मेड द सिचुएशन वर्स। एक तो पहले से स्थिति रांची की खराब, और ये लोग जो बाहर से आ गए, इन लोगों ने स्थिति को और ही खराब कर दिया है। मेनी क्वारंटीन सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश को हिंदी में कहते हैं स्थापित करना। Many quarantine centers have been established by the government of झारखंड। बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर लगाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, किसके द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। क्या करने के लिए, टू आइसोलेट सच माइग्रेंट लेबरर्स। आइसोलेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं अलग थलग करना, अलग रखना। ऐसे विस्थापित मजदूरों को समाज से अलग रखने के लिए बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर झारखंड में स्थापित किए गए हैं। One such center has been set up in बिरसा मुंडा प्राइमरी स्कूल, रातू रोड, रांची। इसी तरह का एक क्वारंटीन सेंटर सेटअप मतलब होता है स्थापित करना, सेटअप मतलब वही होता है जो स्टैब्लिश होता है। तो ऐसा ही एक सेंटर स्थापित किया गया है, कहां पर, बिरसा मुंडा प्राइमरी स्कूल, रातू रोड, रांची। बिरसा मुंडा प्राइमरी स्कूल में इस तरह का एक क्वारंटीन सेंटर है रांची में। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर एट द सेंटर, सेंटर पर एक आदमी रखा जाता है जिसको निगरानी करनी होती है वहां की सारी व्यवस्थाओं का, उसको ऑब्जर्वर कहते हैं, निरीक्षक। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर, वहां के निरीक्षक के अनुसार, दीज लेबरर्स आर बीइंग मॉनिटर्ड ऑन द रेगुलर बेसिस। इन सारे मजदूरों को मॉनिटर किया जा रहा है, यानी उसका निरीक्षण किया जा रहा है, निगरानी की जा रही है ऑन द रेगुलर बेसिस, यानी नियमित रूप से।
हर दिन उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनके खाने पीने का, रहने का, सोने बैठने का, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। Each laborer has to spend 14 days in the quarantine center. Each laborer, हर एक मजदूर को क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों तक समय बिताना है। Although facilities that have been provided by the government, यद्यपि जो सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की गई हैं, दी गई हैं, आर सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है। रिपोर्टर कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सुविधाओं में बहुत बड़ी खामी है, लेकिन चूंकि ये समस्या अचानक से उभर आई है और हमें इसका सॉल्यूशन तुरंत से, देखिए क्या समस्या अनजाने में और तुरंत आ गई। अब आपको इतनी बड़ी समस्या को 1 महीना दे दिया जाए कि 1 महीना में ही झेलो। आपके घर में 10 नए आदमी आ जाए और कहें 1 महीना के अंदर में इन 10 को एकदम व्यवस्थित करके रखो, सोने का, तकिया, बिछौना, टॉयलेट, बाथरूम, हर चीज, आप अकबका जाओगे कि हम कैसे मैनेज करें। वहां तो लाखों लाख की संख्या में अगर लोग आते हैं, उनके मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत कमी ज्यादा रह जाती है। हर राज्य सरकार को हमें इतना दोष नहीं देना चाहिए। तो वही रिपोर्टर भी कह रहा है, although facilities that have been provided by the government are satisfactory, यद्यपि सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं, संतोषजनक है, yet laborers were complaining about the drinking water, toilet and sanitation. रिपोर्टर कहता है कि इसके बावजूद, येट मतलब हिंदी में फिर भी या तथापि भी कहते हैं, फिर भी मजदूर शिकायत कर रहे थे। किसकी शिकायत कर रहे थे? ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का सही पानी नहीं मिलता, टॉयलेट एंड सैनिटेशन, स्कूल में कितने टॉयलेट होंगे और लोग बहुत ज्यादा हो जाता है, ये भी असुविधा है, और सैनिटेशन यानी साफ सफाई। यानी मैं जब गया, रिपोर्टर कह रहा है, मैं जब गया तो मैंने सारी चीजें अच्छी देखी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी मजदूरों की शिकायतें थी कि पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, या फिर सफाई की व्यवस्था नहीं है। Seeing the number of the laborers, there might be some difficulties. Seeing the number of the laborers, मजदूरों की संख्या को देखते हुए, there might be some difficulties, संभावना है कि कुछ दिक्कतें होगी, but in the gross total, कुल मिलाकर the facilities are satisfactory, कुल मिलाकर की जो सुविधाएं हैं वो क्या है? संतोषजनक है। यही था आपका रिपोर्ट। अब बिना ज्यादा समय जाया किए, क्योंकि हमें दूसरा रिपोर्ट भी समझना है, तो मैं तुरंत अभी हम दूसरे रिपोर्ट पर जा रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इस रिपोर्ट को समझा होगा। जिनको एक बार में समझने में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा आप सुनो, समझो, आपको बेहतर ढंग से वो चीजें समझ। और नीचे में मैंने हेल्प कर दिया है, जो वर्ड्स आपको कठिन लग सकते हैं। आते हैं हम दूसरे रिपोर्ट। दूसरा रिपोर्ट है, यू आर मोहित मनीषा, द स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। आपका नाम मोहित या मनीषा है, आप सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के छात्र हो। रिसेंटली अ सेमिनार ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर कॉलेज। हाल फिलहाल में मूल्य आधारित शिक्षा समझे? अक्सर होता क्या है कि हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन पढ़ रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब क्या क्या पढ़ लें इंग्लिश में, जो VVI है। अरे भैया, तो जब आप हमसे पूछोगे VVI क्या है सर, तो हम तो 100 का 100 नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमसे पूछ रहे हो VVI, तो हम तो 20% ही बताएंगे कि ये 20 क्वेश्चन, 100 में 20 क्वेश्चन रट लो और इसी से तुम्हारा नैया पार हो जाएगी, तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। क्या वो 80 चीजें क्या गाली गलौज थी, फालतू की बकवास थी किताब में? तो आपने तो 20 को ही पढ़ा, 80 तो आपका गया, क्योंकि आपका टारगेट क्या था? केवल रिजल्ट चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए मुझे। इस एजुकेशन ने हमें मशीन बना दिया है। इस एजुकेशन ने हमें ये नहीं सिखाया कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। यानी कि इस एजुकेशन ने हमें जानवर ही बनाया है, समाज में जिया कैसे जाता है ये नहीं सीखा। और इसी मुद्दे को लेकर के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक सेमिनार, एक संगोष्ठी हुई। बड़े बड़े विद्वान आए जिन्होंने भाषण दिया, समझाया कि क्या महत्व वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का। तो उसी पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो हेडिंग है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेमिनार ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। एक
संगोष्ठी का आयोजन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर बाय मोहित कुमार। उस लड़के का नाम क्या है? मोहित कुमार। इधर जैसा मैं बार बार कहता हूँ, इधर उस जगह का नाम लिखिए जहां ये घटना घटी है या कार्यक्रम हुआ। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, तारीख है 15 फरवरी 2021। आगे कर लेंगे क्योंकि एग्जाम को ध्यान में रखना। सेंट जेवियर्स कॉलेज इज नोन फॉर इट्स एकेडमिक एक्सीलेंस। नीचे हार्डवर्ड में मैंने लिख दिया है। सेंट जेवियर्स कॉलेज अपने शैक्षणिक विशिष्टताओं के लिए, उत्कृष्टताओं के लिए जाना जाता है। लोग जानते हैं कि सेंट जेवियर्स कॉलेज बड़ा फेमस है पढ़ाई लिखाई के मामले में। The college has proved it many times through its brilliant students and many other academic activities. The college has proved, कॉलेज ने ये साबित किया है many times, कई बार, किसके माध्यम से? Through its brilliant student, अपने बेहतरीन मेधावी छात्रों के माध्यम से और अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से। One such activity happened in the college on 14 February 2021. ऐसी ही एक कार्यक्रम हमारे कॉलेज में यानी सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुआ। तारीख क्या थी? 14 फरवरी। हमने पिछले रिपोर्ट में भी कहा था कि वो घटना एक दिन पहले होगी तब ना दूसरे दिन आप रिपोर्ट लिखोगे। तो 14 फरवरी द लिटरेरी क्लब ऑफ द कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम। हमारे कॉलेज का जो लिटरेरी क्लब है यानी शैक्षणिक शाखा है, उसने एक सेमिनार का आयोजन किया और उस सेमिनार का विषय क्या था? द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम। मूल्य आधारित शिक्षा के अभी के समय में, आधुनिक समय में क्या महत्व है, उस पर एक सेमिनार हुआ। मेनी प्रोमिनेंट स्कॉलर्स सच एज डॉक्टर योगेंद्र यादव, डॉक्टर डीके मिश्रा, डॉक्टर यूसुफ अंसारी, डॉक्टर एमपी सिंह वर द चीफ ऑरेटर्स। ऑरेटर को हिंदी में हमने लिख दिया, ऑरेटर मतलब वक्ता होता है। तो बहुत सारे विख्यात विद्वान, नामी विद्वान, जैसे योगेंद्र यादव थे, डीके मिश्रा थे, यूसुफ अंसारी थे, एमपी सिंह थे, ये सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ये लोग मुख्य वक्ता थे, चीफ ऑरेटर्स, जिन्होंने भाषण दिया, जिन्होंने छात्रों को समझाया कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का क्या महत्व है। दे सेड दैट द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज द डिमांड ऑफ टाइम। उन्होंने कहा कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है? इज द डिमांड ऑफ टाइम। एक जरा सा गड़बड़ी हुई क्योंकि हमें नरेशन का भी ख्याल रखना होगा। इज को वाज कीजिए क्योंकि आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिख लो। They said that the value-based education was the demand of time. उन्होंने कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा समय की मांग है। According to them, it would prevent the moral erosion in the society. उनके अनुसार it would prevent मतलब होता है रोकना, थाम लेना। moral erosion मतलब नैतिक पतन। नैतिक पतन समझते हैं? अभी आप देखोगे कि आपसे बहुत छोटे उम्र के लड़के आपके सामने सिगरेट पी रहे हैं, आप बगल से गुजर रहे हो, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हो, और आप जब उनसे पूछोगे भैया तुम किस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वो कहेंगे हम सेंट फ्रांसिस में, हम डीएवी में हैं। स्कूल बहुत बेहतरीन, अरहर की टट्टी अलीगढ़ी तालाब, देखन में क्या कहते हैं उसको हम लोग, नाम बड़े पर दर्शन छोटे, कि ऐसे सब छात्रों को हमने हैवान बना दिया, जानवर बना दिया। उनसे पूछोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खट से आपको जवाब दे देंगे। लेकिन उनसे कहोगे कि क्या बड़ा आदमी अगर खड़ा है तो मुझे आपको कुर्सी पर बैठना चाहिए, तो वो कहेगा कि पता नहीं, हमको तो नहीं मालूम, हम तो बैठे हुए हैं, हमको क्या जाने के कि बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। यानी उनको नैतिकता नाम की कोई चीज आती ही नहीं है। तो वही चीज है कि अकॉर्डिंग टू देम इट वुड प्रिवेंट द मोरल इरोजन इन द सोसाइटी। अगर ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाए तो नैतिकता जो खत्म हो रही है समाज में, वो खत्म होगी, वो दूर होगी। They said that the value-based education could make the human beings culturally and morally strong. उन्होंने कहा कि मनुष्यों को ये सांस्कृतिक रूप से और नैतिक रूप से, कल्चरली एंड मॉरली, दोनों ढंग से, सांस्कृतिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। The seminar started at 3 PM and continued for 7 PM. 3 बजे दोपहर में कार्यक्रम शुरू हुआ और 7 बजे तक चला शाम में। It was organized in the college auditorium.
सभागार, ऑडिटोरियम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सभागार, जहाँ लोगों की मीटिंग होती है, तो कॉलेज के सभागार में इसका आयोजन किया गया। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज थैंक्ड ऑल द ऑनरेबल गेस्ट इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच। प्रिंसिपल साहब ने लास्ट में भाषण दिया, सभा को समाप्त किया और उस भाषण में उन्होंने सारे गेस्ट जो महान महान विद्वान थे उन सारे लोगों को धन्यवाद दिया। बस इतना ही मेरे प्यारे छात्रों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने दोनों रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझा है, अच्छा से सीखा है और इसको थोड़ा सा लिखिए, घर पर प्रैक्टिस भी कीजिए। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत, वीडियो को सुनिए, समझिए और थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिए। आप कोई दुविधा होती है तो कमेंट में जाकर के मुझसे जरूर पूछिए, फोन करके मुझसे जरूर पूछिए, व्हाट्सएप में जाके मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। कोई दिक्कत हो हम तुरंत आपको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में भी समझा देंगे या कमेंट में ही लिख देंगे कि ये ऐसा होना चाहिए था। थैंक्स ऑल ऑफ यू।